नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे बंगाल के सुविख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास देवदास। दोस्तों, विश्व साहित्य को सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करिए। कहानियां और उपन्यास आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करिए और शेयर करिए, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। साथ ही अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैशाख की एक दोपहरी में जब चिलचिलाती धूप का कोई अंत नहीं था और गर्मी की कोई सीमा नहीं थी, मुखर्जी कुल का देवदास ठीक उसी समय पाठशाला के कमरे के एक कोने में स्लेट हाथ में लिए हुए एक फटी हुई चटाई पर बैठा था। वो कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता और कभी पैर फैलाकर जंभाई ले रहा था। आखिरकार वो गहरी सोच में डूब गया और पल भर में ही उसने तय किया कि ऐसी परम रमणीय बेला में पाठशाला के अंदर बंद होकर घुटते रहना किसी काम का नहीं। इसके बजाय खुले आसमान के नीचे पतंग उड़ाते हुए चारों तरफ घूमने फिरने से बेहतर और क्या होगा। इस ख्याल के आते ही उसके उर्वर मस्तिष्क में इसका एक उपाय भी सूझ गया। वो हाथ में स्लेट लिए उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में उसी समय मध्यावकाश हुआ था। बच्चों का झुंड तरह तरह की उछल कूद और शोरगुल करता हुआ पास ही बरगद के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेल रहा था। देवदास ने एक बार उस तरफ देखा। उसे मध्यावकाश नहीं मिला करता था, क्योंकि गोविंद पंडित कई बार देख चुके थे कि जब वो पाठशाला के बाहर निकल जाता है तब फिर लौट कर आना पसंद नहीं करता। उसके पिता ने भी इस बारे में मना कर रखा था। अनेक कारणों से यही तय हुआ था कि मध्यावकाश के समय वो कक्षा के मुख्य छात्र भोलू की देखरेख में रहा करेगा। इस समय कमरे में पंडित जी दोपहर के आलस्य में आंखें बंद किए हुए सो रहे थे और पाठशाला का मुख्य छात्र भोलू एक कोने में हाथ पैर टूटी एक बेंच पर छोटा मोटा पंडित बना हुआ बैठा था। बीच बीच में बड़े अनमने से वो कभी तो लड़कों का खेल देखता था और कभी देवदास और पार्वती पर अलसाई निगाह डाल देता था। पार्वती लगभग महीने भर पहले गोविंद पंडित की देखरेख में पढ़ने आई है। पंडित जी ने संभवतः इस थोड़े से समय में ही उसका खूब मनोरंजन किया था, इसलिए वो सोए हुए पंडित जी का चित्र खूब मन लगाकर और अत्यंत धैर्यपूर्वक पाठ्य पुस्तक बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से बना रही थी। वो किसी दक्ष चित्रकार की तरह अनेक प्रकार से ये देख रही थी कि बड़े यत्न से बनाया हुआ वो चित्र अपने आदर्श के साथ कहां तक मिल रहा है। ये बात नहीं है कि चित्र अपने आदर्श से कुछ मिल रहा था, लेकिन पार्वती को इतने में ही पर्याप्त आनंद और आत्मसंतोष मिल रहा था। उसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और उसने भोलू से ऊंची आवाज में कहा, हिसाब नहीं हो रहा है। भोलू ने शांत स्वर में गंभीरता से पूछा, कौन सा हिसाब? मन से छटांक लाओ, जरा स्लेट देखूं। भाव ये था कि उसके सामने इस तरह के कामों के लिए स्लेट के पहुंचने भर की देर होती है। देवदास उसके हाथ में स्लेट देकर पास ही खड़ा हो गया। भोलू जोर जोर से बोलकर लिखने लगा, 1 मन तेल का दाम 14 रुपए 9 आने 3 पाई हो तो। ठीक उसी समय एक घटना घट गई। जिस हाथ पैर टूटी बेंच को पाठशाला का ये प्रमुख छात्र अपने पद और मर्यादा के योग्य आसन समझकर यथानियम 3 वर्षों से रोज बैठने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है, उसके पीछे ढेर सारे चूने का एक ढेर लगा हुआ था। उसे पंडित जी ने न जाने कब और किस युग में सस्ते दामों पर खरीदा था। उनका इरादा था कि जब कभी अच्छे दिन आएंगे तब इससे एक कमरा और दालान बनवाएंगे। ये तो नहीं मालूम कि वे अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन इस सफेद चूने के प्रति उनकी सतर्कता और देखभाल में कभी कोई कमी नहीं होती थी। संसार से अनभिज्ञ और परिणाम से अपरिचित कोई आश्रित बालक इस चूने का एक कण भी नष्ट न करने पाए, इसके लिए उनके प्रिय पात्र तथा अपेक्षाकृत वयस्क भोलानाथ को इस सयत्न संचित वस्तु की सावधानी से रक्षा करने का भार मिला था और वो बेंच के ऊपर बैठकर उसकी रखवाली करता था। भोलानाथ लिख रहा था, 1 मन तेल का दाम 14 रुपए 9 आने 3 पाई हो तो। अभी वो यहीं तक पहुंचा था कि अचानक उसके मुंह से निकला, अरे बाप रे। इसके बाद खूब गुलगपाड़ा हुआ और पार्वती भी जोर जोर से चिल्लाकर और तालियां बजा बजाकर जमीन पर लौटने लगी। शोर सुनकर तुरंत ही देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर खूब ही हा करता हुआ दौड़ रहा है। उसी समय उन्हें यह भी दिखाई दिया कि टूटी हुई बेंच के ऊपर एक जोड़ी पैर नाच कूद रहे हैं और चूने में जैसे ज्वालामुखी पर्वत फट पड़ा है। पंडित जी चिल्ला उठे, क्या हुआ, क्या हुआ? वहां उत्तर देने के लिए केवल पार्वती ही थी, लेकिन वो उस समय जमीन पर लोट पोट हो रही थी और तालियां बजा रही थी।
पंडित जी का विफल प्रश्न अब क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ रे? इसके जवाब में श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना हटाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने फिर चिल्लाकर कहा, बदमाश कहीं का, तू उसके अंदर था? फिर वही दुष्ट देवा धकेल कर मन से छटांक। फिर वही बदमाश। लेकिन दूसरे ही क्षण सारी बातें पंडित जी की समझ में आ गई और उन्होंने चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धक्के से गिराकर भाग गया है? भोलू और भी जोर से रोने लगा। इसके बाद कुछ देर तक चूने की झाड़ पोंछ हुई, लेकिन सफेद और काले रंग में वो प्रमुख छात्र बहुत कुछ भूत की तरह दिखाई देने लगा और उसका रोना भी बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, मालूम होता है देवा तुझे धक्का देकर और गिराकर भाग गया है। भोलू, हाँ। पंडित जी ने कहा, इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। भोलू ने रोना जारी रखा। पंडित जी ने पूछा, सब लड़के कहां हैं? इसके बाद लड़कों का दल लाल मुंह किए और हांफता हुआ लौट आया और बोला, देवा पकड़ा नहीं गया, वो ईंटें फेंक कर मारता है। पकड़ा नहीं गया? एक और लड़का पहली ही बात दोहराने लगा, वो ईंटें। चुप रह। वो थूक गटक कर एक और खिसक गया। निष्फल क्रोध में पंडित जी ने सबसे पहले पार्वती को खूब फटकारा और तब भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल जरा कचहरी में चलकर मालिक से कह आए। इसका मतलब यह है कि जमींदार नारायण मुखर्जी के पास चलकर उनके पुत्र की इस करतूत की फरियाद की जाए। उस समय तकरीबन 3 बजे थे। नारायण मुखर्जी बाहर बैठकर हुक्का पी रहे थे और एक नौकर हाथ में पंखा लिए हवा कर रहा था। छात्र सहित पंडित जी के इस असमय आगमन से उन्होंने कुछ विस्मित होकर कहा, अरे ये तो गोविंद पंडित हैं। गोविंद जाति के कायस्थ थे, इसलिए उन्होंने पहले तो दंडवत होकर प्रणाम किया और फिर भोलू को दिखाकर विस्तार पूर्वक सब बातें कह सुनाई। मुखर्जी महाशय बहुत ही नाराज हुए। बोले, यही तो मैं भी देखता हूं कि देवदास हाथ से बाहर हुआ जा रहा है। पंडित जी ने कहा, अब आप ही हुक्म दें कि मैं क्या करूं? जमींदार साहब ने हुक्के की निगाली रखकर कहा, कहां गया है वो? मैं क्या जानूं, जो लड़के पकड़ने गए थे उसने उन्हें ईंट मार मार कर भगा दिया है। दोनों ही आदमी कुछ देर तक चुप रहे। फिर नारायण बाबू ने कहा, अच्छा घर आने दो, तब जो कुछ होगा करूंगा। गोविंद अपने विद्यार्थी का हाथ पकड़कर जब लौटकर पाठशाला में पहुंचे तब उन्होंने अपने चेहरे और आंखों की भाव भंगिमा से सारी पाठशाला को संत्रस्त कर डाला और प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता यहाँ के जमींदार हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे पाठशाला में नहीं घुसने दूंगा। उस दिन पाठशाला की छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। चलते समय बालक आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। एक लड़के ने कहा, उफ, देवा कितना मजबूत है। दूसरे लड़के ने कहा, भोलू को खूब छकाया। उफ, कैसा ताक कर ढेला मारता है। एक और लड़के ने भोलू का पक्ष लेकर कहा, देख लेना भोलू भी इसका बदला लेगा। वो तो अब पाठशाला में आएगा नहीं जो उससे कोई बदला ले। इस छोटे से दल के साथ एक और पार्वती भी स्लेट और किताब हाथ में लिए हुए घर लौट रही थी। उसने अपने साथ साथ चल रहे एक लड़के का हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, मणि, क्या वे अब देवदा को सचमुच पाठशाला में न आने देंगे? मणि ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं। पार्वती खिसक गई। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पार्वती के पिता का नाम था नीलकंठ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती महाशय जमींदार साहब के पड़ोसी थे, अर्थात मुखर्जी महाशय का जो बहुत बड़ा मकान था उसी के पास चक्रवर्ती महाशय का भी छोटा सा पुराने ढंग का मकान था। उनके पास 10-5 बीघे जमीन जायदाद थी और 2-4 घर यजमान भी थे। जमींदार साहब के घर से भी उन्हें कुछ मिल जाता था। उनका परिवार अच्छी तरह से रहता था और उनके दिन मजे में कटते थे। पहले धर्मदास के साथ पार्वती की भेंट हुई। वो देवदास के यहाँ नौकर था। जब देव 1 बरस की उम्र का था तब से लेकर आज 12 बरस की उम्र तक वो देवदास के ही साथ है। वही उसे पाठशाला में पहुंचा जाता है और फिर छुट्टी के समय आकर घर ले जाया करता है। ये काम उसने नियम पूर्वक किया है और आज भी वो इसी काम के लिए पाठशाला की ओर जा रहा था। पार्वती को देखकर उसने पूछा, क्यों पारो, तुम्हारे देवदा कहाँ हैं? भाग गए हैं। धर्मदास ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भाग गए? क्या मतलब? उस समय पार्वती भोलानाथ की दुर्दशा की बात करके फिर नए सिरे से हंसने लगी। देखो देखो धर्मदास, देवदा एकदम चूने के ढेर पर ही एकदम से उसे चित पटक कर
यद्यपि धर्मदास ने सारी बात अच्छी तरह नहीं समझी, लेकिन फिर भी पारो को हंसते देखकर वो भी हंस पड़ा। फिर हंसी रोककर कुछ आग्रह पूर्वक पूछा, बताओ पारो, क्या हुआ? देवदा ने भोलू को धक्का देकर गिरा दिया चूने के ढेर पर। अब धर्मदास ने बाकी बात भी समझ ली और बहुत ही चिंतित होकर पूछा, क्यों पारो, जानती हो इस समय वो कहाँ है? मैं क्या जानूं? नहीं, तुम जानती हो तो बता दो। जान पड़ता है उसे बहुत भूख लगी होगी। हाँ, भूख तो खूब लगी होगी, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। बताओगी क्यों नहीं? बता दूंगी तो वे मुझे बहुत मारेंगे। मैं जाकर उन्हें खाना दे आऊंगी। धर्मदास कुछ संतुष्ट हुआ, बोला, अच्छा दे आना, और संध्या से पहले ही उसे बातों में भुलावा देकर घर ले आना। अच्छा, ले आऊंगी। घर पहुंचकर पार्वती ने देखा कि उसकी और देवदास की मां ने भी सब बातें सुन ली। उससे भी पूछा गया। हंसकर और गंभीर होकर जो कुछ उससे बना उसने कह सुनाया। इसके बाद उसने अपने आंचल में थोड़ी सी मूड़ी बांधी और जमींदार के एक आम के बाग में प्रवेश किया। वो बाग उन लोगों के मकान के पास ही था और उसी के एक और बांस के झुरमुट के भीतर थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है। जब वो भागकर कहीं छिपना चाहता था तब वो इसी गुप्त स्थान में चला आता था। भीतर पहुंचकर पार्वती ने देखा कि बांस के झुरमुट के बीच में देवदास हाथ में एक छोटा हुक्का लिए बैठा है और बड़ों की तरह तंबाकू पी रहा है। उसका चेहरा बहुत गंभीर है और उस पर चिंता फिक्र छाई हुई है। पार्वती को देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन खुशी उसने जाहिर नहीं होने दी। तंबाकू पीते हुए उसने गंभीर भाव से कहा, आओ पार्वती, बैठो। पार्वती पास आकर बैठ गई। उसने अपने आंचल में जो कुछ बांध रखा था उस पर तुरंत ही देवदास की दृष्टि पड़ गई। उसने बिना कुछ पूछे ही आंचल खोल लिया और मूड़ी खाना शुरू करके कहा, क्यों पारो, पंडित जी क्या कहते थे? उन्होंने सब बातें जाकर ताऊ जी से कह दी हैं। देवदास ने हुक्का जमीन पर रखते हुए आंखें फाड़कर पूछा, बाबूजी से सब बातें कह दी? हाँ। फिर क्या हुआ? अब वे तुम्हें पाठशाला में नहीं आने देंगे। मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। इस बीच वो मूड़ी खाकर समाप्त कर चुका था। उसने पार्वती की ओर देखकर कहा, लाओ संदेश दो। संदेश तो मैं नहीं लाई। अच्छा तो लाओ पानी दो। पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? देवदास ने कुछ बिगड़ कर कहा, अगर कुछ भी नहीं लाना था तो फिर आई क्यों? जाओ पानी ले आओ। देवदास का वो स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अब मैं नहीं जा सकती, चलो तुम ही चलकर पी लो। भला अभी क्या मैं जा सकता हूँ? तो क्या यहीं रहोगे? अभी तो यहीं रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती का मन दुखी हो गया। देवदास की परेशानी देखकर और बातें सुनकर उसकी आंखों में जल भर आया। उसने कहा, देवदा मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? धत, ऐसा कहीं होता है? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं तो जरूर चलूंगी। नहीं, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं। जाओ पहले पानी ले आओ। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, मैं तो चलूंगी। जाओ पहले पानी ले आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पीछे से भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन पार्वती उसकी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी, इसलिए वो वहीं बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, जाओ कह रहा हूं ना। पार्वती चुप रही। इसके बाद उसकी पीठ पर एक घूंसा पड़ा। जाएगी नहीं? पार्वती रो पड़ी। उसने कहा, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगी। देवदास एक तरफ चला गया। पार्वती भी वहां से रोती हुई उठकर चल पड़ी और देवदास के पिता के पास पहुंची। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत चाहते थे। बोले, क्यों बेटी पारो, तुम रो क्यों रही हो? देवदा ने मुझे मारा है। कहाँ है वो? वहीं बगीचे में, बांस की झाड़ी में बैठे हुए तंबाकू पी रहे थे। एक तो पंडित जी के आने से वे यूं ही चिढ़े बैठे थे, उस पर इस समाचार ने उन्हें बिल्कुल आग बबूला कर दिया। उन्होंने पूछा, देवा शायद फिर तंबाकू पीने लगा है? हाँ, पीते हैं, रोज पीते हैं। बांस के झुरमुट में उन्होंने हुक्का छिपाया हुआ है। तो फिर इतने दिनों से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी कि देवदा मुझे मारेंगे। वास्तव में ये बात न थी। उसे डर था कि अगर ये बात कह दूंगी तो देवदास को सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए उसने ये बात नहीं कही थी। लेकिन आज गुस्से में आकर ये बात कह डाली। अभी उसकी आयु सिर्फ 8 बरस की थी। अभी उसे गुस्सा बहुत था, लेकिन फिर भी उसमें समझबूझ कम न थी। वो घर जाकर बिछौने पर पड़ गई और रोती रोती सो गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। कल सुनिए उपन्यास देवदास का अगला अध्याय। धन्यवाद।